Welcome everyone. In the last lecture, we started the control cost process and we concluded our lesson with a brief introduction of a major concept that we use in the project management, and it was earned value analysis. Earned value analysis के अंदर I told you कि this concept is based on a broader concept जिसका नाम है earned value management. और इस अर्न वैल्यू मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स और चीज़ें हैं जो आई वुड बी टीचिंग यू इन द कमिंग लेसन्स, बट फॉर नाउ अर्न वैल्यू मैनेजमेंट के वो कॉन्सेप्ट्स जो हमें अर्न वैल्यू एनालिसिस करने के लिए चाहिए, हम अपना आज का लेक्चर सिर्फ उन्हीं कॉन्सेप्ट्स तक रखेंगे. आवर फोकस विल ओनली बी दोज कॉन्सेप्ट्स ऑफ अर्न वैल्यू मैनेजमेंट जो हमें अर्न वैल्यू एनालिसिस के अंदर चाहिए. अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट दिस टॉपिक अर्न्ड वैल्यू एनालिसिस का या अर्न्ड वैल्यू मैनेजमेंट का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आई वुड जस्ट लाइक टू हैव अ क्विक recap of what we studied in a couple of lectures back, जब हमने डिटरमाइन बजट का प्रोसेस पढ़ा था. और उसमें मैंने आपको एक सिंप्लीफाइड, एक्चुअली थोड़ा सा ओवर सिंप्लीफाइड एग्जांपल दी थी कि लेट्स से हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं और वो प्रोजेक्ट है एक सॉफ्टवेयर हमें बनाना है. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट था जिसमें वी वांटेड कि हम अपनी जो ऑनलाइन टीचिंग एकेडमी है या ऑनलाइन टीचिंग इंस्टीट्यूट है उसके लिए हम एक ऑनलाइन टीचिंग सिस्टम बनाए. OTS हमने उसका नाम दिया था. और उसमें हमने कहा था कि यार OTS के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड अ वेबसाइट. इस वेबसाइट पे लोग, मेरे यूजर्स, आइदर टीचर्स और स्टूडेंट्स और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, दे वुड कम और वो उस वेबसाइट से लॉगिन करेंगे. और जब वो लॉगिन करेंगे तो उस लॉगिन करने के बाद दे विल एक्चुअली एंटर इनटू अ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जहाँ पे अगर वो टीचर हैं तो अपने स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड, उनके लेसन्स, लेक्चर आप मटेरियल अपलोड कर सकते हैं, उनकी अटेंडेंस वगैरह ले सकते हैं और इस तरह की चीज़ें लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में होगी. एंड देन हमने कहा कि टू कंडक्ट ऑनलाइन, लाइव ऑनलाइन सेशंस, तो उन्हें, टीचर्स को एक टीचिंग प्लेटफॉर्म यूज़ होगा लाइक जूम मीटिंग्स हो गया, MS टीम्स हो गया या स्काइप हो गया, जिस पे वो अपने स्टूडेंट्स के साथ टीचर्स जो हैं वो लेक्चर्स वहाँ पे डिलीवर कर सकें और उन लेक्चर्स को रिकॉर्ड कर सकें. और इस तरह की, जैसे राइट नाउ आई एम यूजिंग दिस थिंग्स टू राइट, और एक वाइट बोर्ड जो है वो अवेलेबल हो एंड सो ऑन. तो हमने कहा कि यार इस तरह का एक ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म भी हमारा इस OTS का हिस्सा होगा. OTP हमने उसका नाम दिया. सो हमारे पास एक वेबसाइट, एक हमने कहा डिलीवरेबल होगा ऑनलाइन टीचिंग सिस्टम का, एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होगा, एक ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म होगा, और फिर हमने कहा कि मैनुअल्स होंगे, यूजर मैनुअल एंड मेंटेनेंस मैनुअल, इस तरह की चीज़ होगी. अच्छा, ये हमने कहा कि ये हमारे मेजर डिलीवरेबल्स हैं. और विद इन वेबसाइट ऑब्वियसली फिर हमने कुछ वर्क पैकेजेस बनाए थे कि वेबसाइट के अंदर हमें 3 मेजर या 4 मेजर वर्क पैकेजेस थे. अभी हम देखेंगे वो क्या है. और इसी तरह लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर भी हमने कुछ वर्क पैकेजेस बनाए थे एंड सो ऑन. तो नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट प्रोजेक्ट अगेन. और एज आई टोल्ड यू दैट डे एज वेल कि जी, ये आई नो कि आप सब जो हैं वो मे बी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आपका बैकग्राउंड ना हो, और आप इन डिटेल्स को, लाइक टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट, उसको शायद ना समझ पा रहे हो. लेकिन जस्ट रिमेंबर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हमने पढ़ा कि हमारे पास जब एक प्रोजेक्ट होता है तो उस प्रोजेक्ट को हम WPS जब बना रहे होते हैं तो उसके प्रोजेक्ट का जो स्कोप होता है उसको हम ब्रेक डाउन करते हैं इनटू स्मॉलर मैनेजेबल चंक्स. ठीक है. और उसमें हम कहते हैं कि यार ये इस तरह हम डिलीवरेबल्स में या फेजेस में डिवाइड कर लेते हैं और फिर उसको फर्दर सब डिवाइड करते हैं. एंड वी कीप डूइंग दिस अंटिल अ लेवल इज रीच्ड, जिसको हम कहते हैं कि यार अब हम अपने प्रोजेक्ट को या इन इस लेवल पे अपने काम को अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से उनका एस्टिमेट लगा सकें, उनको मैनेज कर सकें और उनको कंट्रोल कर सकें. जब ये लेवल अचीव हो जाता है तो फिर हम ऑब्वियसली मज़ीद उसको सब डिवाइड नहीं करते, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा सब डिवाइड करना भी हमें प्रॉब्लम करता है. लाइक उसमें कोऑर्डिनेशन की एफर्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है और एफिशिएंसी कम हो जाती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, लाइक एक वो मैं मज़ाक में जैसे कहता हूँ कि अगर मैं बिल्कुल इसको ब्रेक डाउन करना शुरू करूँ और मेरा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, तो हर ईंट लगाने के बाद मुझे जो है ना प्रोजेक्ट मैनेजर, या सॉरी मेरे टीम मेंबर्स मुझे बता रहे होंगे, सर एक ब्रिक और लग गई है.
और फिर मैं कहूँगा अच्छा ठीक है नेक्स्ट गो एट, फिर वो मुझे बताएगा सर एक और लग गई है। सो इस तरह आप बहुत माइन्यूट लेवल पे अगर ब्रेक डाउन कर दोगे तो फिर वो रिपोर्टिंग और कंट्रोलिंग एफिशिएंट होने की बजाय इसमें इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा हमारे लिए। अच्छा, सो ये आप बैकग्राउंड माइंड में रखिए। तो नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट प्रोजेक्ट जो हमने उस दिन देखा था। अच्छा, हियर इफ यू सी हमने ये कहा था कि यार मेरे जो फर्स्ट कॉलम आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये है उन डिलिवरेबल्स का लाइक नंबर, जो हमारा नेम ऑफ डिलिवरेबल्स हैं वो यहाँ पे हैं। वेबसाइट एक डिलिवरेबल है, हमारा जो ओवरऑल टीचिंग सिस्टम है उसका। एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, 2 और भी इसके डिलिवरेबल्स हैं जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि एक का नाम हमने ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म और एक का मैनुअल्स रखा। बट ऑब्वियसली स्क्रीन पे इस वक्त मैं आपको 2 ही शो करूँगा, बाकी 2 जो है वो इस तरह ऑन एंड ऑफ में दिखाता रहूँगा। अच्छा, अब फर्स्ट जो डिलिवरेबल है वेबसाइट का, इसको बनाने के लिए मैंने जो 4 वर्क पैकेजेस चाहिए या 4 वर्क पैकेजेस मुझे जो कंप्लीट करना पड़ेंगे वो ये हैं। एक को मैंने कहा डिज़ाइन है, दूसरा डेवलपमेंट है, तीसरा टेस्टिंग है और चौथा होस्टिंग है। इसी तरह लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम को बनाने के लिए या इस डिलीवरेबल को कंप्लीट करने के लिए मेरे पास रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन एक है, वर्क पैकेज, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट दूसरा वर्क पैकेज और डेवलपमेंट तीसरा वर्क पैकेज एंड सो ऑन। अच्छा, अब हमने क्या किया जब हमारा डब्ल्यूपीएस बन जाता है स्कोप नॉलेज एरिया के अंदर, इफ यू रिमेंबर देयर इज अ प्रोसेस जिसको हम क्रिएट वो कहते हैं, क्रिएट डब्ल्यूपीएस कहते हैं। उसमें हम डब्ल्यूपीएस डिक्शनरी और व्हेन इट इज कंबाइंड विद द स्कोप स्टेटमेंट, तो हम कहते हैं जी हमारी स्कोप बेसलाइन बन गई। तो ये जो डब्ल्यूपीएस डिक्शनरी ये हम क्रिएट डब्ल्यूपीएस में बना लेते हैं और डब्ल्यूपीएस का आखिरी लेवल जो है दैट इज वर्क पैकेजेस। अब स्केजुअल नॉलेज एरिया के अंदर जब हमारा स्केजुअल का मैनेजमेंट का प्लान बन जाता है, तो फिर हम जो पहला काम करते हैं वो ये करते हैं कि यार डब्ल्यूपीएस के जितने भी वर्क पैकेजेस हैं, उन सारे वर्क पैकेजेस को वन बाय वन उनको जो कंप्लीट करना है मुझे, उस कंप्लीट करने के लिए क्या-क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है। इसको हम डिफाइन एक्टिविटीज़ का नाम देते थे। और हम क्या करते हैं कि यार लाइक हियर इफ यू सी, पहली चीज़ हमने कहा यार कि मुझे ये एक्टिविटी जो डिज़ाइन वर्क पैकेज है इसको कंप्लीट करने के लिए मुझे कंटेंट डिज़ाइन करना है, ये एक एक्टिविटी है। उसके बाद मुझे प्रेजेंटेशन को डिज़ाइन करना है, वो दूसरी एक्टिविटी है। और मुझे फंक्शंस को डिज़ाइन करना है, ये तीसरी एक्टिविटी है। लेट्स से मैंने चीज़ों को बड़ा सिंपल रखा हुआ है। लेट्स से मैं कहता हूँ कि यार इन 3 एक्टिविटीज़ को जब मैं परफॉर्म करूँगा तो मेरा डिज़ाइन का वर्क पैकेज कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसी तरह मैं डेवलपमेंट की वर्क पैकेज के लिए जो एक्टिविटीज़ मुझे परफॉर्म करनी है वो आपके सामने यहाँ पे है। और उस केस में मैं कहता हूँ कि जी मेरे पास एक एक्टिविटी है यहाँ पे फाइनलाइज द कंटेंट, उसके बाद है कोड द प्रेजेंटेशन और फिर है कोड द फंक्शन। ये 3 मिलके मेरे पास डेवलपमेंट वर्क पैकेज कंप्लीट होता है। इस तरह हर वर्क पैकेज को कंप्लीट करने के लिए जो मेरे पास एक्टिविटीज़ है वो मैं एक एक्टिविटीज़ की लिस्ट जो है वो आइडेंटिफाई कर लेता हूँ। अच्छा, अब हम ज़ाहिर है उस एक्टिविटीज़ की जब लिस्ट आ जाती है तो मुझे स्केड्यूल के अंदर तो मैं उन एक्टिविटीज़ का सीक्वेंस बना रहा हूँगा। रिसोर्सेज़ के अंदर मैं उस एक्टिविटीज़ की जो रिसोर्सेज़ रिक्वायर्ड हैं, उन रिसोर्सेज़ का एक एस्टीमेट लगा रहूँगा। और कॉस्ट के अंदर हम उन एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने की कॉस्ट लगा रहे होंगे। सो अभी क्योंकि इस वक़्त हम कॉस्ट हमारा फ़ोकस है, तो नाउ इफ यू सी मैंने कहा कि ये जो मेरी पहली एक्टिविटी है, इसको कंप्लीट करने के लिए लेट्स से ह्यूमन रिसोर्स कॉस्ट मुझे इतनी चाहिए। एंड उसके बाद मुझे स्टेशनरी की कॉस्ट लेट्स से इतनी चाहिए। एंड देन मुझे जो शेयर्ड या इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो इतनी चाहिए। और यहाँ पे मैं अस्यूम ये कर रहा हूँ कि मैं कॉन्टीजेंसी रिजर्व इस एक्टिविटी के लिए कोई नहीं रख रहा। तो कंबाइंड अगर मैं इन सारी रिसोर्सेज की कॉस्ट को या डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट को लेट्स से ऐड करता हूँ, तो मेरे पास इस एक्टिविटी की जो टोटल कॉस्ट एस्टिमेट है दैट इज 3000। इसी तरह हर एक्टिविटी का एक कॉस्ट एस्टिमेट आए। अगर मैं पहली 3 एक्टिविटीज का कॉस्ट एस्टिमेट कंबाइन कर लूं तो इट बिकम्स 9100। तो दैट मींस मेरा इस वर्क पैकेज का जो कॉस्ट एस्टिमेट है इट इज 9100। अच्छा, सो दिस वे मैं अपनी तमाम एक्टिविटीज के कॉस्ट एस्टिमेट ले लूंगा। अच्छा, अब इससे आगे मैं आपको नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में बताता हूँ कि जब मेरे पास ये सारे एस्टिमेट आ जाते हैं तो फिर फर्दर मैं इसको अपना बजट प्लान करने के लिए किस तरह यूज करता हूँ। सो टू वॉच द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो,
यू कैन जस्ट मूव टू द पार्ट 2 जो मैंने अपलोड किया हुआ है, पार्ट 2 के अंदर जाके आप देखिएगा, तो आपको इसी से आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं।